एक रुझान जो है वो चेंज हो रहा है और हमारे लंग कैंसर के इंसिडेंसेस न कि मेल्स में, तो ये ख़वातीन में भी इसकी इंसिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। मेल्स में जो है वो लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, हालांकि फीमेल्स कहीं पीछे नहीं है। फीमेल्स में भी स्मोकिंग का रुझान बढ़ रहा है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फीमेल्स में भी इंसिडेंस ऑफ जो लंग कैंसर है वो बढ़ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। लंग कैंसर का मेन जो है एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑब्वियसली वो स्मोकिंग ही है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स जैसे ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हैं या हमारे जो है फूड हैबिट्स हैं या जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। पैसिव स्मोकिंग इज एज डेंजरस एज एक्टिव स्मोकिंग। वादी कश्मीर में गुज़श्ता बरसों के दौरान कैंसर में इजाफा हो रहा है। जहां ख़वातीन में छाती का कैंसर देखा जा रहा है, वहीं मर्दों में फेफड़ों का कैंसर पाया जा रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला 25% मरीजों में इब्तदाई अलामत भी ज़ाहिर नहीं होती है। कश्मीर वादी में लंग कैंसर बढ़ने की वजह खालिस तंबाकू नोशी है या वजूहात कुछ और हैं? अलामत और इलाज क्या है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट मेडिसिन के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। खुश आमदीद है आपका ये भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस हद तक वादी कश्मीर में लंग कैंसर बढ़ गया है? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ये वादी कश्मीर में नहीं, ये पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में जो इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इसका पैटर्न भी चेंज हो रहा है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि पहले हमारे बाकी लंग कैंसर्स जो है वो पे डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि एक रुझान जो है वो चेंज हो रहा है और हमारे लंग कैंसर के इंसिडेंसेस न कि मेल्स में, तो ये ख़वातीन में भी इसकी इंसिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। अच्छा, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि मर्दों के अलावा अब ख़वातीन में भी ये तनासुब ये देखा जा रहा है लंग कैंसर का, ये बताइए हमें मर्दों का तनासुब ज़्यादा है या ख़वातीन का तनासुब ज़्यादा है बढ़ने की वजूहात के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं? देखिए, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंस है वो मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्मोकिंग के वो ज़्यादा मर्दों से मुंसलिक हैं। जैसे स्मोकिंग हम देखें कि जो मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है लंग कैंसर का, तो ये ज़्यादा मेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेल्स में जो है वो लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि फीमेल्स कहीं पीछे नहीं है। फीमेल्स में भी स्मोकिंग का रुझान बढ़ रहा है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फीमेल्स में भी इंसिडेंस ऑफ जो लंग कैंसर है वो बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्मोकिंग ही इसका अहम वजह है या वजूहात कुछ और भी हैं? नहीं, देखिए, जैसे हमने बात की कि स्मोकिंग जो है वो मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। हालांकि जो नॉन स्मोकर्स जो हैं उनमें भी कैंसर की इंसिडेंस पाई जाती है, जिसकी वजह से हम ये इंडिकेशन ले सकते हैं कि स्मोकिंग ही एक वजह नहीं है जिसकी वजह से लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। बाकी भी वजूहत है, फेमिलियल जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है, एक पोल्यूशन हो सकता है, एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स हो सकता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जिनकी वजह से ये लंग कैंसर एक डेवलप हो जाता है बॉडी में। क्या कोविड के बाद लंग कैंसर में इजाफा हुआ है? देखिए, दो चीज़ें हैं इस रेस्पेक्ट में, चूँकि हमारे जो कोविड के 2 साल हमारे रहे, इसमें सब कंसंट्रेशन हो गई टुवर्ड्स कोविड और बाकी जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल हम भूल ही गए थे कि बाकी और बीमारियां भी हैं जिसको इवेलुएट करने की ज़रूरत होती है। और चूँकि लंग कैंसर ऐसी बीमारी होती है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, इसके सिम्टम्स ऐसे एक्यूट नहीं होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास रश करके जाए। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि चूँकि सब अस्पताल, सब लोग कोविड में ही
उलझे रहे, तो जिसकी वजह से जो हमारे ऐसे पेशेंट्स थे जो ऐसे बीमारियों में मुब्तला थे, तो उनका डिटेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड पीरियड में हमारे जो लंग कैंसर का डिटेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, अभी जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं, तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड जो है वो हमें अभी पता नहीं है हर कोई चीज़। और कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जिसमें देखा गया है कि जो सीवियर नमूनिया में मुब्तला थे कोविड के दौरान, उनमें जो है एक प्रिडिस्पोजिशन होता है कि उनकी जो लंग्स में स्कारिंग होती है ड्यू टू नमूनिया ऑफ कोविड, वो एक प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है लंग कैंसर डेवलप होने में। इनफैक्ट हमने भी यहाँ पे कुछ 3-4 केसेस ऐसे देखे जिनको ड्यूरिंग कोविड हमने इवेलुएट किया था, कोई ऐसी अलामत नहीं थी रेडियोलॉजिकली सीटी स्कैन पे कोई अंदर कैंसर का शुबा हो, लेकिन ऑफ लेट जब वो फॉलोअप पे रहे तो हमने देखा कि उनमें लंग कैंसर पाया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ख़वातीन की आपने बात की कि वहाँ भी लंग कैंसर बढ़ रहा है, उनमें वजूहत क्या है? देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि लंग कैंसर का मेन जो है एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑब्वियसली वो स्मोकिंग ही है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स जैसे ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हैं या हमारे जो है फूड हैबिट्स हैं या एक जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसी कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑक्यूपेशन, एक एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्या कश्मीर वादी में कोई ख़ास वजह मानी जाती है स्मोकिंग और दीगर फैक्टर्स के अलावा भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो कश्मीर में नहीं पाए जाते, जैसे एक एस्बेस्टस एक्सपोजर होता है जो शिपयार्ड्स में वगैरह या कुछ ख़ास इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले लोगों में पाया जाता है, जो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, तो ये यहाँ पे पाई नहीं जाती है। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। हालांकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ कश्मीर में ही हमारे लंग कैंसर बढ़ रहा है, ये तो ओवरऑल बढ़ रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। मगर जिस तनासब से बढ़ रहा है पहले नहीं हुआ करता था ऐसा। बिल्कुल, वो तो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर तो स्मोकिंग ही है। और देखिए, आप पूरे स्टैटिस्टिक्स अगर निकालें तो बनस्पति की बाकी रियासतों के बाकी यूटीज़ के हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग की इंसिडेंस जो है या सेल ऑफ सिगरेट्स जो है या सेल ऑफ तंबाकू जो है वो हमारी कश्मीर में जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इसमें तो ये डेजिग्नेट हो रहा है कि जो कश्मीर है या जो जहाँ पे है, इट माइट बी डिक्लेयर्ड एज द स्मोकिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो ऐसा भी है। तो मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है, तो हम सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट जो है वो ओबियसली इसी कॉज को करेंगे। या इनका जो ये कैंसर के पेशेंट्स डिटेक्ट होते हैं उनमें किस तरीके का जो है एक्सपोजर पाया जाता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। तो ये हो रहा है और इंशाल्लाह हम जो ही इनकी स्टडीज़ की जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो सामने आके हमें और बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग से लंग कैंसर बढ़ने की कितनी इम्कानात हैं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पैसिव स्मोकिंग इज़ एज डेंजरस एज एक्टिव स्मोकिंग। देखिए, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक सिगरेट जो भी आज पीता है उसके आगे उसका फ़िल्टर लगा हुआ होता है। फ़िल्टर का मेन एम होता है कि वो जो आप जो स्मोक अंदर ले, जब एक कश लेता है, जो स्मोक अंदर जाता है उसको फ़िल्टर किया जाता है उस फ़िल्टर, और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं जो अंदर लंग्स में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सिगरेट स्मोकिंग में एक करीब करीब 6,500 ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और जैसे ये एक सिगरेट पीता है, जो बाहर वाला बंदा बैठा होता है उसमें तो ये स्मोक जो है ये भी वहाँ जाता है, और जो आगे जो सिगरेट का दूसरा हिस्सा होता है वहाँ से भी अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो है वहाँ पे धुआं उठता है, वो भी पूरे एनवायरनमेंट में पोल्यूट करता है, और वो अनफिल्टर्ड होता है। एक पैसिव स्मोकर कोई फिल्टर नहीं लगाए होता है, उसमें वो धुआं भी जाता है जो एक स्मोकर ने कश लिया होता है और बाहर फेंकता है, और जो अनफिल्टर्ड आगे जाके स्मोक जाता है जिसमें ये सारे वो केमिकल्स भी होते हैं जो फिल्टर की वजह से रुक जाते हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑलमोस्ट एज डेंजरस इफ़ नॉट मोर डेंजरस दैन द एक्टिव स्मोकिंग। डॉक्टर साहब, हमने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो किसी भी किस्म की तंबाकू नोशी नहीं करते थे, फिर भी वो लंग कैंसर में मुब्तला हुए। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे हमने बात की कि स्मोकिंग ही एक ऐसा फैक्टर नहीं होता है जो लंग कैंसर को इन्वॉल्व करता है। बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेडिस्पोजिशन होती है लंग कैंसर डेवलप होने में। या कभी जैसे इन्फेक्शंस, मतलब ये नया सामने आया कि कोई इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में स्कारिंग होती है, उसमें भी एक लंग कैंसर डेवलपमेंट का इम्कान होते हैं। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, ये एक ही फैक्टर नहीं है कि हम स्मोकिंग को ही एट्रीब्यूट करें। तो ये बाकी फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखना है। तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनको कैसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से निकालें। खुदा न खास्ता कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला होता है तो इब्तदाई अलामत क्या है? देखिए, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं यूजुअली इनमें सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं। यूजुअली लंग कैंसर का पेशेंट जो है, मेजॉरिटी हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब ये एडवांस डिजीज़ में मतलब मुब्तला होते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4। जो इनिशियल अलामात हैं, देखिए अगर किसी को खांसी आ रही है, कंटिन्यूस खांसी आ रही है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ये एक अलामत है। या खांसी में खून आना, वो भी एक अलामत हो सकती है लंग कैंसर की। या सांस फूलना, हालांकि सांस तो तब फूलती है जब बहुत एडवांस स्टेज में लंग कैंसर चला जाता है, लेकिन सिंपल कफ या कफ के साथ खून आना, और स्पेशली जब वो पेशेंट स्मोकर होता है, तो यूजुअली उसको हम स्क्रीन करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। इसके अलावा फीवर आना या बाकी अलामत हो इन्फेक्शन के, वो लेके पेशेंट एक डॉक्टर साहब के पास जाता है और वहीं पे उसका डिटेक्ट होता है कि इन्फेक्शन तो है ही, साथ में इसको लंग कैंसर की भी अलामत इसमें या डायग्नोसिस बन जाता है उसमें उस टाइम। एहतियात की अगर बात करें, तंबाकू नोशी से परहेज़ के अलावा क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जो हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज स्मोकिंग जो है ये मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर है। और आप ये जान के चौंक जाएंगे कि जब एक बंदा जो है वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसको 10 साल तक लग जाते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि जहाँ पे एक स्मोकर और नॉन स्मोकर में जो है लंग कैंसर डिफ्रेंशिएट ना हो उस लेवल पे। इसलिए जो है कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऐसी आदत में मुब्तला ही ना हो कि जो फिर उस टाइम एक ऐसी लेवल पे पहुंचे जब ये तर्क करना बहुत एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे ये स्मोकर्स होते हैं या बाकी जिनमें फेमिलियल डिस्पोजिशन होती है या रिस्क फैक्टर्स बाकी होते हैं, उनमें रेगुलर स्क्रीनिंग करना आफ्टर द एज ऑफ 40, रेगुलर स्क्रीनिंग करना। वीरन में देखें, वहाँ पे लो डोज CT से एक स्क्रीनिंग होती है, ये इसमें देखने के लिए कि कोई अलामत तो नहीं है लंग कैंसर की। अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाती है तो उसी टाइम उसका इलाज होके, सर्जरी होके या कोई जो भी उस टाइम अवेलेबल होता है उस पेशेंट के लिए इलाज, तो उसको हम एक क्यूरेटिव स्टेज पे हम डायग्नोज करके उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। या इसके अलावा बाकी जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो बाकी वो वहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर जो है जैसे रिकमेंडेड है वो वहाँ पे लें, और इसकी वजह से भी उनका जो है काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकती है। जब हम इलाज की बात करते हैं, हमारे यहाँ किस तरह का इलाज दस्तयाब है? और दूसरी बात, क्या लंग कैंसर वाला मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि एक लंग कैंसर का पेशेंट जो है वो किस स्टेज पे डायग्नोज होता है और वो कौन से टाइप का कैंसर होता है। क्योंकि कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत स्लोली ग्रोइंग होते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट वेरी होता है। तो ऐसे ही जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, अगर कोई सर्जिकल स्टेज पे आता है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है वो पूरा ट्यूमर रिमूव करके हम उसको इस बीमारी से जड़ से उखाड़ के एक पेशेंट पूरी तरीके से क्योर होता है। लेकिन जो कीमोथेरेपीज जो एडवांस स्टेज होती हैं उसमें कुछ ऐसे एडवांस स्टेज होते हैं कि जिसमें हम इनिशियल स्टेज पे कीमो या रेडियोथेरेपी देके
उसको डाउन स्टेज करते हैं या उसको स्टेज कम हो जाता है, जिसके बाद उसकी सर्जरी पॉसिबल हो सकती है। या कुछ ऐसे एडवांस स्टेज होते हैं जिसमें सर्जरी का कोई रोल ही नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ एक कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का रोल पाया जाता है, जो क्यूरेटिव नहीं होता है, जिसकी वजह से हम एक पैलिएटिव केयर पेशेंट को देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं या ट्यूमर का साइज़ कम होता है, लेकिन यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में बीमारी ख़त्म नहीं होती है। या हमारे अब जो साइंस ने धीरे धीरे तरक्की की है, तो इसकी वजह से इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बाहर की रियासतों में इलाज के लिए जाते हैं, जो कैंसर में मुब्तला होते हैं, लंग्स कैंसर की हम पर्टिकुलरली बात करें, क्या यह हमारे पास तमाम सहूलियात दस्तियाब है इस ट्रीटमेंट के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो डायग्नोस्टिक पार्ट होता है। एक डायग्नोज करना लंग कैंसर बाय बायोप्सी, वो ब्रोंकोस्कोपिक हो या सीधे सीटी स्कैन पे बायोप्सी की जाए। तो अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ हमारे पास लिमिटेड थी। एक पहले सीटी स्कैन तो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन बायोप्सी कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती थी। लेकिन आज हमारे अस्पतालों में सीटी स्कैन के अलावा बाकी इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें थोरेकोस्कोपी, जिसमें ब्रोंकोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी के साथ अल्ट्रासाउंड अंदर, जिसकी वजह से एक आसानी होती है कि बायोप्सी हो जाए। इसके अलावा उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद पेट स्कैन आप देख रहे थे कि कुछ साल पहले यहाँ पे अवेलेबल होता ही नहीं था, तो पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था। लेकिन वो भी फैसिलिटी अब इस टाइम सरकारी अस्पतालों में मैसर है, जो स्कीम्स हमारा टर्शरी केयर सेंटर है, या इसके अलावा प्राइवेट में भी कहीं पे अवेलेबल है। तो इस वजह से पेशेंट को इन चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। बाकी अगर सर्जिकल लेवल की बात की जाए तो इवन स्किम्स में या एसएमएचएस में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारा सीवीटीएस डिपार्टमेंट है, जो पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को डील कर सकता है। या अगर उस स्टेज पे पेशेंट ना हो, कीमोथेरेपी के लिए भी वहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, स्किम्स में भी है, मेडिकल कॉलेज में भी है, एसएमएचएस में भी है। या इम्यूनोथेरेपी की हम बात कर रहे थे, वो भी अगर एक पेशेंट एफोर्ड कर पाता है, एक एलिजिबल होता है उस चीज़ के लिए, तो वो भी यहाँ देने के जो है वो एवेन्यूज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल केसेस एक बंदे को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इसमें कमी करने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें हम जो है, हमें सबसे मेन फैक्टर जो हमने देखा कि स्मोकिंग जो है वो हर लेवल पे हमें कोशिश करनी है कि इसको कैसे हम इरेडिकेट करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये एट ए पेरेंटल लेवल अगर हम देखें या फैमिली लेवल पे देखें, तो अगर हम अपने बच्चों पे स्ट्रिक्टली नज़र रखें कि वो इस हैबिट में मुबतला तो नहीं हो रहे हैं, कि तो उस लेवल पे हम इसको पहले रोक सकते हैं। इसके अलावा जो एक पब्लिक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, तो वो कोशिश की जानी चाहिए कि जो इल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है वो डिसेमिनेट मासेस में की जाए। और जो अब इस प्रॉब्लम में मुबतला है, उसके लिए हम अगर स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स एस्टैब्लिश करें, जो एक पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि एक जो इस आदत में मुबतला होता है उसके लिए ये तर्क करना भी मुश्किल हो जाता है वक्ती। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास मेडिकेशंस काफ़ी अवेलेबल है या बाकी चीज़ें अवेलेबल है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ है, जिसकी वजह से जो ये स्मोकिंग तर्क करने की वजह से जो ये विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये हेल्प कर सकते हैं एक आवाम को कि ये जो है ये इस बिद्दत से वो बाहर आ जाए। इसके अलावा जो एट एन गवर्नमेंट लेवल पे आप देखते हैं कि हर बजट में जो है टैक्सेस जो है वो इस पर इंक्रीज़ होते हैं। ओवरऑल जो ये है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी मैं कहूँगा कि इसको हर जगह देखने की ज़रूरत है। बाकी सरकारी सतह पर और इनफरादी सतह पर भी काम करने की ज़रूरत है इस पे। जैसे भी कोई डॉक्टर जो है कोई पेशेंट को ट्रीट करता है, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चेस्ट फिजिशियन का काम है या बाकी। देखिए, कोई भी पेशेंट जिस भी डॉक्टर के पास जाए, उसकी किसी न किसी बीमारी में जो है स्मोकिंग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखल होता है। तो डॉक्टर्स को भी जो है हर लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं वो एक काउंसलर एक्ट कर सकता है एक पेशेंट के लिए कि आप जी ये बिद्दत जो है
वो आप छोड़ दें। आपकी किसी भी लोगों को अवेयर कर सकता है। बिल्कुल, वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, वो सर्जन हो, वो आपके पास जनरल फिजिशियन हो, ईएनटी सर्जन हो, कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, वही पेशेंट को एक कन्विंस कर सकता है कि आपकी जो बीमारी है उसमें स्मोकिंग का दखल है, तो आप इसको तर्क कर दें। बहरहाल आपने वादी कश्मीर में लंग कैंसर के बढ़ने की वजूहात, एहतियात और इलाज से मुतल्लिक़ बात की। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर।